हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 10 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है। ये जो भी हाल ही में जो है ये क्वेश्चन जो क्लास 10 मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ है 10 तारीख को, तो उसका सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर है, ये सेट 3 है। आज कराने जा रहे हैं हम इसका सेक्शन ए वाला पोर्शन। आगे हम सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी सारे वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आइए कराते हैं सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा है, ए 30 मीटर लॉन्ग रोप इज टाइटली स्टेज्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल टू द ग्राउंड। इफ द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, द हाइट ऑफ द पोल इज। तो हमें क्या निकालनी है? हाइट ऑफ द पोल निकालनी है। ये पोल बना देते हैं और एक रोप क्या है, कनेक्टेड है, तो क्या बन जाएगा? राइट ट्रायंगल, क्योंकि पोल क्या होगा, ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये हो गया। और एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री। ये रोप है, तो रोप की लेंथ कितनी दे रखी है? रोप की लेंथ दे रखी है हमें 30 मीटर लॉन्ग। और हमें क्या निकालना है? पोल की हाइट निकालनी है। तो थीटा के अपोजिट में जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है उसको हाइपोटेनिस बोलते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस दे रखा है, तो ये फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? साइन थीटा वाला, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस होता है। तो हाइपोटेनिस तो हमें दे रखा है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, यानी पोल की हाइट। तो ये हो जाएगा P अपॉन 30, और थीटा हमें कितना दे रखा है? साइन 60 डिग्री हो गया। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ये 30 इधर आ जाएगा, और P तो कितना आ गया? ये 15√3। तो पोल की हाइट कितनी आ जाएगी? 15√3 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन द टॉप फेस ऑफ वुडन क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन ऑफ रेडियस 0.35 सेंटीमीटर आर टू बी फॉर्म्ड by taking out the wood. The maximum number of depression that can be formed is। तो कितना होगा? इसके लिए हम क्या करते हैं? टॉप फेस बना लेते हैं क्यूब का। अब इसमें डिप्रेशन आपको बनाने हैं, तो डिप्रेशंस क्या होगा कि एक डिप्रेशन बनाएंगे तो डिप्रेशन कितना एरिया ऑक्युपाई करेगा? डिप्रेशन ऐसे बनेंगे कुछ, और पूरी जगह ऐसे डिप्रेशन बना देने हैं, जितने भी बनते हैं वो हमें निकालने हैं। तो यहाँ पर डिप्रेशन बनेंगे ग्रिड सिस्टम में, यानी एक डिप्रेशन क्या करेगा? एक स्क्वायर के एरिया को ऑक्युपाई करेगा, कुछ इस टाइप में। तो यहाँ पर क्योंकि रेडियस हमें दे रखी है डिप्रेशन की कितनी? 0.35 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा इसका कितना? 0.35 मल्टीप्लाई टू 0.7 सेंटीमीटर। एक डिप्रेशन को जो ऑक्युपाई करता है वो स्क्वायर बनेगा, तो उस स्क्वायर का क्या होगा एरिया? उसकी साइड, यानी डायमीटर। डायमीटर मतलब स्क्वायर की साइड। ये जो स्क्वायर है, ये डिप्रेशन ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये स्क्वायर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिप्रेशन। कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ डिप्रेशंस बनेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ, पहले तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ जो स्क्वायर है, मतलब क्यूब का एक फेस, और एरिया ऑफ लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर दैट ऑक्युपाइज डिप्रेशन। तो डिप्रेशन को ऑक्युपाई करने के लिए जो एरिया है वो एक स्क्वायर के एरिया को कवर कर रहा है। तो हम करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा? 7 × 7, और साइड ऑफ स्क्वायर कितनी होगी? डायमीटर ऑफ डिप्रेशन, यानी 0.7 × 0.7। ये स्क्वायर का एरिया है जो डिप्रेशन को ऑक्युपाई कर रहा है।
इससे कट जाएगा 10 टाइम्स, इससे कट जाएगा 10 टाइम्स, तो 100 इज द आंसर। तो क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का? बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलकुलेटिंग मीडियन इज ऑब्टेन बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द। अब यहाँ पे क्लासेज अप टू मीडियन क्लास, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहे होंगे। तो एक्चुअली में क्या है, हमें पूछ रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन इज ऑब्टेन बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्लासेज अप टू द मीडियन क्लास, सी नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर? क्लासेज अप टू द मीडियन क्लास। क्यों होगा? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई डाटा है 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, और मान लिया फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास निकालने के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर सबसे पहले तो क्या है, ये 16 हो गया और ये 19 हो गया, तो ये 19 हो गया। अब हम यहाँ पर जब कैलकुलेट करते हैं मीडियन क्लास निकालने के, n/2 कैलकुलेट करते हैं, तो 19/2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9.5। अब 9.5 कहाँ पे देखते हैं हम? मोर देन 9.5 कौन सा है यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? वो ये है, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं 9.5 से ज़्यादा कौन है, तो क्या है? 10 है। तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ तक चाहिए होती है? मीडियन क्लास तक चाहिए होती है। यानी मीडियन क्लास ये है, यहाँ तक की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए 10। तो ये क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछ रहा था। तो बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा होगा क्लासेस प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास, बहुत सारों ने ये, तो इसके बारे में नहीं पूछ रहा वो। एक्चुअली में फॉर्मूले में जो CF है वो है प्रेसिडिंग वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो उसके बारे में नहीं पूछ रहा वो। मीडियन क्लास ये पूछ रहा, कैलकुलेटिंग मीडियन इज ऑब्टेन बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द। तो कहाँ पर तक हमें फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ता है मीडियन क्लास निकालने के लिए? मीडियन क्लास तक हमें ऐड करना पड़ता है। मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ 9.5 ऐड कैलकुलेट करी हमने, और तब जाके मीडियन क्लास निकली। तो हमें कहाँ तक ऐड करनी पड़ रही है? 3 + 2 + 5 + 10, यानी मीडियन क्लास तक हमें ऐड करनी पड़ती है, तब जाके मीडियन हम कैलकुलेट कर पाते हैं। और CF यानी प्रीवियस वैल्यू जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो तब जाके हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 का? A, न कि C। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ मोड एंड मीडियन ऑफ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 13 and 11 रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ मीन इज। तो ये फॉर्मूला क्या है? तीनों के बीच में रिलेशन क्या होती है? मीन, मीडियन एंड मोड में क्या रिलेशन होती है? तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई कर देना था यहाँ पे। मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। अब यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर लेते हैं। मोड हमें दे रखा है 13, मीडियन दे रखी है हमें 11, और हमें क्या निकालना? मीन। तो यहाँ से हो जाएगा 2 मीन इक्वल टू 33 - 13, ये हो जाएगा 20 / 2, और ये आ जाएगा हमारा मीन कैलकुलेट करके 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? C। क्वेश्चन नंबर 5। In the adjoining figure, AC is diameter of larger circle with center O. AB is tangent to smaller circle with center O if OD equal to R. तो OD हमें क्या दे रखा है? R दे रखा है। और देन BC इज इक्वल टू, और BC हमें क्या निकालना है? तो यहाँ पर जो है थ्योरम लगा लेते हैं कि सेमी सर्किल में बना एंगल क्या होता है, यानी कोई ये डायमीटर है ये, तो सेमी सर्किल में बना एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का। इसका मतलब क्या होगा? AC क्योंकि डायमीटर है तो ये क्या होगा? 90 डिग्री हुआ। और दूसरा OD क्या होगा? परपेंडिकुलर टू AB होगा। उसका कारण क्या है? टेंजेंट और रेडियस क्या होता है? टेंजेंट और रेडियस के बीच में क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल, तो ये भी क्या होगा? 90, और ये कॉमन हो गया। तो दोनों ट्रायंगल ADO
विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। डबल ए रूल से दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे और सिमिलर ट्रायंगल का जो है थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे। तो क्या दे रखा हमें निकालना OD तो हमें दे रखा और BC हमें निकालना है कि OD परपेंडिकुलर टू AB होता है। अब AB क्या है, AB है कॉर्ड, तो OD अगर परपेंडिकुलर है AB पे तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड AB को, तो AD इक्वल टू क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ द AB होना चाहिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो ये इक्वल होंगे दोनों। तो यहाँ पर ये अप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा क्या होगा AD अपॉन AB। OD हमें दे रखा है R, BC हमें निकालना है, और AD हो जाएगा हमारा कितना, AD को कुछ भी मान लेते हैं, AB क्या होगा, ट्वाइस ऑफ AD होगा। तो ये आ गया हमारा कितना 1/2 इधर RHS में, और BC इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, BC इक्वल टू हो जाएगा 2R। तुम्हारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे C। क्वेश्चन नंबर 6, a parallelogram having one of its side 5 cm circumscribes a circle, the perimeter of parallelogram is। ये क्वेश्चन NCERT का है, और पैरेललोग्राम के अंदर क्या है, सर्किल है जो पैरेललोग्राम की साइड को टच करता है। तो ये हमें दे रखा 5 सेंटीमीटर एक साइड दे रखी है। ठीक केस में क्या होता है, ऐसा पैरेललोग्राम क्या होता है, एक रोम्बस होता है, ऐसा पैरेललोग्राम हमें बस होगा, इसको टेंजेंशियल पैरेललोग्राम कहते हैं, और इसमें जो है 4 साइड इक्वल होती है इसकी, याद होना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन है, तो आपको ऐसा नहीं कि ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये रोम्बस है। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स 5 मार्क्स का होता तो तब जाके कर भी सकते थे, 3 मार्क्स का होता तब भी कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ऐसा पैरेललोग्राम क्या होता है, एक रोम्बस होता है। अब जब रोम्बस होगा तो चारों साइड इक्वल होंगी, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, E and F are points on the sides AB and AC respectively if of a triangle ABC such that AE upon EB equal to AF upon FC equal to half, which of the following relations is true। तो हमें ट्रायंगल जो दे रखा है, और ट्रायंगल में क्या है ABC, और क्या दे रखा है यहाँ पर AE, यानी E और F 2 पॉइंट्स हैं, एक AB पॉइंट AB लाइन पे है और दूसरा AC में है F पॉइंट, इन दोनों को मिला लेते हैं। अब यहाँ पर हमें दे रखा कंडीशन ये, कि कंडीशन ये है कि AE अपॉन EB इक्वल टू क्या है, AF अपॉन FC इक्वल टू हाफ। तो इसका मतलब से क्या कंक्लूजन निकलता है कि EF और BC आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसको लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ BPT या इनवर्स ऑफ VPT। ये BPT थ्योरम का इनवर्स है या रेसिप्रोकल ऑफ BPT थ्योरम। तो EF पैरेलल टू BC जब हमें पता लग गया, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल क्या बोलेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AEF, दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल AEF। अब क्या है, AB तो हमें दे नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, हमें जो चीज़ दे रखी है AB के दोनों लाइन सेगमेंट जो है AE और EB दोनों का रेशियो दे रखा है हाफ, इनको लेट कर लेते हैं, ये तो रेशियो है, लेट AE इक्वल टू X, तो EB कितना हो जाएगा 2X, तब AB कितना आ जाएगा हमारा, AB आ जाएगा AE + B यानी X + 2X यानी 3X।
अब सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लगाते हैं। तो ए ई अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, ई एफ अपॉन बी सी के इक्वल होना चाहिए। तो ए ई अपॉन ए बी कितना हो जाएगा, ए ई कितना है x और ए बी आ गया हमारा 3x। तो ये होगा ई एफ अपॉन बी सी। तो ये आ गया हमारा ई एफ अपॉन बी सी इक्वल टू 1/3, जो हो जाएगा बी सी इक्वल टू 3 ई एफ के। तो कौन सा अल्टरनेट सही हो जाएगा हमारा, डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ द डिग्री 3। अब डिग्री 3 का कोई पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस कैसे होंगे, इसका आंसर पी एक्स हैज एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरो। इसका कारण क्या है, मान लिया 3 डिग्री का पॉलिनोमियल ये है ऐसा, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर 2 आएगा। तो अब यहाँ पे तीनों रूट 2 हैं, मतलब एक्स इक्वल टू 2 होगा, तीनों रूट क्या है 2 है, 3 रूट तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरोस। तो एट मोस्ट डिस्टिंक्ट जीरो का मतलब नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिस्टिंक्ट जीरो होंगे, 3, यानी कम वाले भी चलेंगे। यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट्स तो एक्स इक्वल टू 2 एक ही है, तो एटमोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरो का मतलब है 3 भी इसमें होगा और 3 से कम वाला भी होगा, तो इसलिए ये आंसर होगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 9, लेटर्स ए टू एफ आर मेंशन ऑन 6 फेसेस ऑफ डाई such that each face has different letters. Two such dice are thrown simultaneously. The probability that vowels turn up on both dice. अब ए से एफ के बीच में वोवेल्स क्या क्या होंगे, एक तो ए होगा और क्या होगा, ई होगा। तो ये 2 वोवेल्स हो गए, इनका अगर हम सैंपल स्पेस बनाए तो क्या होगा, ए आएगा दोनों डाइस पे। ये वो पूछ रहा ना क्वेश्चन में, द प्रोबेबिलिटी दैट वोवेल्स टर्न अप ऑन बोथ डाइस। तो वोवेल का ऐसे करके क्या बनेंगे, फेवरेबल आउटकम्स ऐसे बन जाएंगे वोवेल्स के, और ये बनेगा ई ए और ई ई। तो कितने आउटकम हो गए फेवरेबल आउटकम जो पूछा है, तो फेवरेबल आउटकम हमारे कितने आ गए 4, और टोटल आउटकम कितने आ गए, डाइस को 2 बार फेंका गया है, तो क्या होगा टोटल आउटकम 6 × 6 यानी 36। अब क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मान लिया इसी बैंड का नाम ई रख लेते हैं, मतलब दोनों में 2 वोवेल्स, इवेंट क्या है 2 वोवेल्स आने चाहिए दोनों डाइस में। तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम 4 और 36, तो कितना हो गया 1/9 इज द आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 10, if x equal to abq, y equal to aqb, where a and b are prime numbers, then hcf xy। तो हमें जो दे रखा है, हमें दे रखा है x equal to abq और y equal to क्या दे रखा है aqb। हमें निकालना hcf ऑफ xy माइनस एलसीएम ऑफ xy। तो hcf ऑफ xy कैसे निकालेंगे, कम वाला देखना है आपने, a और यहाँ दे रखा है aq, तो कम वाला क्या है a है, बी क्यू है बी, तो कम वाला बी, ये एच एफ हो गया। एलसीएम में ज़्यादा वाला देखना है, ए और ए क्यू में ज़्यादा कौन है, ए क्यू है, बी और बी क्यू में ज़्यादा वाला कौन है, बी क्यू ले लेंगे। अब इसको कॉमन रख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, और तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस ए बी हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस ए बी। तो ये आंसर दिख रहा है हमारा, तो ये डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, एक ब्रैकेट में दोनों का सम कर लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में दोनों का माइनस हो जाएगा, यानी आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कैंसिल, तो क्या हो गया 2 और ये कैंसिल यहाँ पे, तो क्या हो गया 2√3 मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 4√3।
तो इरेशनल नंबर आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा, तो क्या हो जाएगा आंसर सी, ए पॉजिटिव इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। तो इक्वल और पॉजिटिव रूट के लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बी यहाँ पर ये इक्वेशन है प्लस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ पर बी कितना है, यानी एक्स का कोएफिशिएंट यानी 1 का स्क्वायर माइनस ए कितना है, ए हमारा ए है और सी कितना है, ए है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -4a² इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/4, ए इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना, ±1/2। अब यहाँ पर हैज़ इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स बोल रहा, तो पॉजिटिव रूट्स का मतलब क्या है कि एक्स का जो है क्या होता है, क्वाड्रेटिकेशन का फॉर्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, अपॉन 2a। तो यहाँ पर हमें क्या है, माइनस वाला छोड़ना पड़ेगा, ए का वैल्यू पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा, इसलिए ए इक्वल टू पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव रूट्स, क्योंकि ए क्या है, माइनस वाला हमें अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ए इक्वल टू अगर माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर माइनस में आएगा, तो हमें पॉजिटिव वाला ही रखना पड़ेगा, इक्वल टू 1/d है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये पहला वाला क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, ये पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, 1, -1, 1, -1, मान लिया 1 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे होगी 1, -1, तो डिस्टेंस कितनी है एक्स एक्सिस से, ये डिस्टेंस है 1, तो -1 डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है हमें, प्लस माइनस हमें केवल उससे एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब है 1, तो इसलिए डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव ही लिखनी है आपको, तो 13 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन ए बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, इम्प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग इज 3/5, देन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो रेड बॉल क्या है, 10 ज़्यादा है ब्लैक बॉल से, तो ब्लैक बॉल्स को लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल को मान लेते हैं हम x, तो रेड बॉल कितनी हो जाएगी, रेड हो जाएगी 10 ज़्यादा है, तो टोटल बॉल कितनी हो गई, टोटल बॉल हो जाएंगी 2x + 10। अब प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें किसकी, ड्राइंग ए रेड बॉल, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/5। अब यहाँ निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, यानी नंबर ऑफ रेड बॉल ऊपर आ जाएगा और टोटल बॉल नीचे आ जाएगी, तो कितना हो गया 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5x + 50, ये हो जाएगा 6x + 30, और ये हो जाएगा, ये आ जाएगा x, 50 - 30 20, यानी x इक्वल टू 20 आ गया। टोटल नंबर ऑफ बॉल निकालनी थी, ये तो ब्लैक बॉल है, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है, ये है, तो यहाँ टोटल बॉल कितनी आ जाएगी, x की जगह में 20 रख लेते हैं, तो कितना हो गया, ये 50 आ गया, तो टोटल बॉल कितनी होगी 50, यानी आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन होगा, हमें दे रखे हैं दोनों लीनियर इक्वेशंस, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लेते हैं, ये ऐसा हो जाएगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो a1 कितना है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट p, और यहाँ पे a2 कितना है, x का कोएफिशिएंट 12, और b1 कितना है, b1 है यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3, b2 यानी सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट p है, और c1 कितना है, c1 है -p + 3, और यहाँ पर c2 कितना है -p।
अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले इन दोनों को लेते हैं। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल 36। तो यहाँ से पी इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ गया 6। अभी आगे भी करना पड़ेगा, हमें चेक करके देखना पड़ेगा। 3/p इक्वल टू माइनस पी प्लस 3 अपॉन माइनस पी से पी कैंसिल, यहाँ -1 बचा और -1 की मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा इधर, माइनस पी प्लस 3 और ये हो जाएगा हमारा p इक्वल टू कितना 6। तो यहाँ से p इक्वल टू 6 आ गया। अब हमें वो चीज़ देखनी है जो दोनों में कॉमन है, तो वही जो है उसी के लिए इन्फाइनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो p इक्वल टू 6 हमारा आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQ आर shown इन द एडजॉइनिंग फिगर, द मेजर ऑफ एंगल C इज। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, हमें देखना है कि कौन कौन से साइड्स का प्रपोर्शन में है, कौन ट्रायंगल की कौन कौन सी साइड प्रपोर्शन में है। तो 3.8 का हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये ट्वाइस है, और 3√3 का ट्वाइस क्या है, ये है, और BC 6 सेंटीमीटर का ट्वाइस क्या है, PQ 12 सेंटीमीटर। तो इनकी जो प्रपोर्शन में है जो साइड, उनके अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कि हमें एंगल C निकालना है, तो एंगल C ये हो गया। तो एंगल C का हमें देखना पड़ेगा कि ट्रायंगल PQR में कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, कौन सा एंगल PQR में सेम होगा। तो पहले तो इसका थर्ड एंगल निकाल लेते हैं। ये थर्ड एंगल हो जाएगा इसका 40 डिग्री। अब क्या देखते हैं कि एंगल C के अपोजिट में कौन सी साइड है, 3.8। अब ये देखना है कि दूसरे ट्रायंगल में इसके प्रपोर्शन में कौन सी साइड है, ये वाली है QR इसके प्रपोर्शन में जो, यानी हाफ रेशियो है तीनों साइड के बीच में। तो AB और QR क्या करस्पॉन्डिंग साइड है। तो QR के अपोजिट में एंगल P है, तो एंगल P क्या होना चाहिए, एंगल C के होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, 40 डिग्री आंसर होगा, यानी डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, sec A इक्वल टू 2 cos A इज ट्रू फॉर A इक्वल टू। तो ये किसके लिए ट्रू होगा, 45 डिग्री। अब A की जगह में अगर 45 डिग्री रखें तो ये LHS RHS इक्वल आ जाएगी। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा वैल्यू पुट करके। तो cos 45 कितना होता है, 1/√2, और इसकी वैल्यू √2 होती है। अब √2 से 2 कैंसिल होगा, √2 टाइम्स, तो LHS RHS इक्वल आ गई। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, C। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला वाला दे रखा sin 20 ग्रेटर देन sin 70। तो साइन में जैसे जैसे एंगल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, बढ़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। sin 20 लेस देन cos 20। तो यहाँ पर क्या होगा, से एग्जाम्पल के तौर पे sin 30 है और cos 30 है। तो sin 30 cos 30 में बड़ा कौन है। उसी प्रकार sin 20 और cos 20 में कंपेयर हो सकता है। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, cos 30 का वैल्यू होता है √3.2। कौन ज़्यादा है, cos ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। cos 20 ग्रेटर देन cos 70। तो क्यों cos में जैसे जैसे वैल्यू आगे बढ़ती है एंगल्स की, वैसे वैसे जो इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जो कम होगा एंगल उसका cos साइन ज़्यादा होता है। तो ये बात सही है, यानी सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर एजर्सन और रीजन आर दे रखे हैं। तो यहाँ पर ABCD जो ऑप्शन है इनमें से आपको एक करेक्ट करना है। तो पहला जो ऑप्शन है क्या है, बोथ एजर्सन A एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन A। बोथ एजर्सन A रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन A। एसर्सन A इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। एसर्सन A इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, डी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर ऑलवेज पैरेलल। तो ये बात तो फैक्ट है कि अगर डायमीटर है और डायमीटर के एंड में टेंजेंट्स ड्रॉ की गई तो क्या होती हैं, ये पैरेलल होती हैं। ये बात तो फैक्ट है। दूसरी चीज़,
रीजन में क्या बता रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट। अब दूसरे में बता रहा है कि लेंथ ड्रॉ की हुई टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की हुई टेंजेंट सर्किल में क्या होती है, इक्वल होती है। अब इस चीज़ का कोई लेना देना ही नहीं इसमें, एक्सप्लेन। यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स की बात कर रहा है, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट में जो ड्रॉ की हुई टेंजेंट होती पैरेलल है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो यहाँ पर एजर्सन ए इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा ए वाला, तो ये वाला अल्टरनेट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यूनिट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर n कैन नॉट बी एवन नंबर फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो ये बात तो फैक्ट है, क्योंकि 3 की पावर 1 होगा 3 होगा, 3 स्क्वायर करो 9, 3 की पावर 3 होगा तो क्या होगा 27, और 3 की पावर 4 होगा तो 81। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट की बात हो रही है, तो कभी इसका यूनिट डिजिट 1 है, 7 है, 9 है, 3 है, तो ये यूनिट डिजिट इसके पॉसिबल हैं। कैन नॉट बी एवन नंबर फॉर एनी नेचुरल नंबर, कैन नॉट बी एवन नंबर, तो ये बात तो फैक्ट है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट की बात कर रहा, रीजन में क्या कर रहा बात, ये 2 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 3 टू द पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो ये भी फैक्ट बात है, 2 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 3 टू द पावर n। तो जब दोनों सही हैं, लेकिन इन दोनों का कोई मैचिंग नहीं है, इसका कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, इसका आंसर भी क्या होगा, ए होगा अल्टरनेट सही। तो बच्चों अगला सेक्शन है सेक्शन बी, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।